अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आज हम चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर से एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5 में रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बेसिकली ये पिछले लेक्चर का तसलसल है। कुछ रिएक्शंस हमारे पिछले लेक्चर में मिस हो गए थे, तो इनको इंशाल्लाह आज कवर करने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल रिएक्शन से बात शुरू कर लेते हैं और वो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। बच्चों ये एनहाइड्राइड का वर्ड जब भी आपको नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि किसी स्पीशी से पानी को रिमूव किया गया है। किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मदद से या हीटिंग की मदद से हमने कंपाउंड के अंदर से डिहाइड्रेशन की है, ठीक है, उसके अंदर से पानी का मॉलिक्यूल रिमूव किया है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब हम किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ मिलाते हैं तो उनमें से पानी का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है। कुछ इस तरह से कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके हमने दो मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में इन दोनों ने मिलकर एक पानी का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है। कुछ इस तरह से होगा कि एक मॉलिक्यूल से ये OH ग्रुप और दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, H और OH मिलके क्या बन गया बच्चों? वाटर। यहाँ से कार्बन का एक बॉन्ड खाली और इधर से ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली, तो एक मॉलिक्यूल का जो कार्बन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा और इस स्पीशी को हम कह देंगे ये है एसिड एनहाइड्राइड। अगर एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अगर फॉर्मिक एसिड होता तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड, यानी एसिड एनहाइड्राइड। जो भी एसिड है उसका नाम और एंड पे आपने सफिक्स ऐड कर देनी है एनहाइड्राइड। आज का दूसरा रिएक्शन जो हमने डिस्कस करना है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन। रिडक्शन आप जानते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन दो तरह से की जा सकती है। या तो आप इनका कार्बोनाइल ग्रुप जो है सिर्फ उसको रिड्यूस कर लें, ठीक है, इसको हम कहते हैं पार्शियल रिडक्शन। और दूसरा तरीका ये है जिसमें हम पूरे के पूरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही रिड्यूस कर देते हैं, इसको डेफिनेटली कहेंगे कंप्लीट रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन उसमें सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन होगी और कंप्लीट रिडक्शन उसमें सारे का सारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हम रिड्यूस कर देंगे। तो चले देखते हैं कि कैसे हम पार्शियल रिडक्शन करते हैं और किस तरह से कंप्लीट रिडक्शन की जाती है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि पार्शियल रिडक्शन करने के लिए हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है इस कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन के लिए। आपको याद होगा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन के लिए भी हमने हाइड्राइड रिएजेंट को ही यूज़ किया था। वहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड था और यहाँ पे हम ले रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड आयन जो प्रोड्यूस होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से वो सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस कर सकता है? कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। चलें आगे बात करते हैं। जब कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन होगी बेटा तो समझने की बात यह है कि यहाँ से दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो H2 और O क्या बन गया जी? H2O डेफिनेटली। तो ऑक्सीजन के जाने से कार्बन के कितने बॉन्ड खाली हो गए? जी बिल्कुल, दो बॉन्ड खाली हो गए हैं और वो दो बॉन्ड कार्बन किससे बना लेगा? बाकी के जो दो हाइड्रोजन हैं वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। रिजल्टेंटली हमें क्या मिल जाएगी? एक प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की पार्शियल रिडक्शन से हमें मिलेगी अल्कोहल। और पार्शियल रिडक्शन के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चलें आगे बढ़ते हुए बेटा, अगर आपने इसकी कंप्लीट रिडक्शन करनी है, ये सारा का सारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपने रिड्यूस करना है, तो याद रखने की बात यह है कि आपने रिएजेंट कौन सा लेना है। तो बेटा यहाँ पे रिएजेंट है हाइड्रोजन आयोडाइड
ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस एज अ कैटलिस्ट। ये रिएजेंट जब आप यूज करोगे तो सारे का सारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कंप्लीट रिडक्शन से बनेगा क्या, यहां पे हमारे पास अल्केन बनेगी। क्लियर जी। साथ में इस रिएक्शन में ये जो आयोडाइड आइंस हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे आयोडीन में। चलें यहां पर मैं लिख देता हूं +3 आयोडीन। तो पार्शियल रिडक्शन से अल्कोहल और कंप्लीट रिडक्शन से अल्केन्स बन जाते हैं। ये रिएक्शंस कन्वर्जन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो पार्शियल रिडक्शन वाला रिएक्शन है ये कन्वर्जन्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये हमारे आज के छोटे छोटे 2 रिएक्शंस थे, छोटे छोटे टॉपिक्स थे। अब हम मेन टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, एक मेजर रिएक्शन जो कल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, और वो है ईस्टर फॉर्मेशन। ईस्टर्स आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव हैं। ईस्टर बेसिकली क्या होता है, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये जो OH ग्रुप है ये किसी एल्कोक्सी ग्रुप से, आई रिपीट एल्कोक्सी ग्रुप, अल्काइल के साथ ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है। अगर OH की जगह पे ये एल्कोक्सी ग्रुप यहां पर लग जाए तो ये बन जाता है ईस्टर। बेटा ईस्टर जो हैं कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि इनको यूज़ किया जाता है एज परफ्यूमिंग एजेंट्स, या आप कह लें एज फ्लेवर्स। इनको फ्लेवर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से ईस्टर को किस फ्लेवर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा टेबल बनाया है, ये आपकी बुक से है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से भी एज वेल एज आपके एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपने इस टेबल को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो वापस आते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम ईस्टर कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को किसी अल्कोहल से मिलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आई रिपीट कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी अल्कोहल से मिलाना है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास बन जाएगा ईस्टर और वाटर। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट। चलें इस रिएक्शन की जरा डिटेल्स देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखने की कोशिश करते हैं। तो इस रिएक्शन का सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि एसिड जो प्रोटॉन डोनर होता है वो प्रोटॉन डोनेट करता है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड किस तौर पे बिहेव कर रहा है, किस तरह से एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर को आप क्या कहते हो? जी डेफिनेटली इसको कहते हैं बेस। तो इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक बेस के तौर पे काम कर रहा है, और इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करके इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक स्पीशी बन जाएगी इंटरमीडिएट स्पीशी, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया जी? पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव चार्ज की रीज़न क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, राइट जी? ऑल राइट। अब बेटा अगले स्टेप में ये जो अल्कोहल है इसका ऑक्सीजन, क्योंकि बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है ये हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो चुका है। देखें ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में इजाफा हो रहा है, या यूं कहिए कि कार्बन का इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ गया है, राइट? तो ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ गया, सॉरी, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, और हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है।
अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। राइट जी, सिंपली मैंने क्या कहा है कि न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को डोनेट किया है। देखिए कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 1 2 3 एंड 4, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं उसने, यानी उसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है। जब ये 5वां बॉन्ड कार्बन बनाएगा तो अपनी वैलेंसी को एक्सीड कर रहा है, इसको अपना एक बॉन्ड तोड़ना होगा। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड नहीं बनाता, तो उसको अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी वो न्यूक्लियोफाइल से जुड़ सकता है। और वो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, जो सबसे वीक है। और कौन सा बॉन्ड सबसे वीक है इस वक्त, ये पाई बॉन्ड जो है वो सबसे वीक है। पाई बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर किसको ट्रांसफर हो जाएगा, ऑक्सीजन को, और इलेक्ट्रॉन पेयर के आने से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इस चीज़ को वाजे किया है कि न्यूक्लियोफाइल ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया, कार्बन को, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से। और यहाँ पर जो बॉन्ड टूटा था पाई बॉन्ड, उसके इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को मुंतकिल हो गए, तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। इस स्टेप को हमने नाम दिया है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहला स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन, यानी जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक प्रोटॉन ऐड हुआ था। इससे क्या हुआ था, कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ गया था। और फिर अगले स्टेप में क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल ने उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया। क्लियर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा स्टेप है हमारे पास हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर। हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर, देखिए हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप ने अपने आप को चेंज कर लिया OH ग्रुप में, और ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, अब इसकी बारी है, अब ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल का जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया था, उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए इस ऑक्सीजन को। इस वक्त इसके आखिरी शेल में 1 2 3 पेयर, 3 पेयर्स यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। होने कितने चाहिए जी, 8 होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये स्टेबल होना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास कहाँ से आएगा जी, वो पेयर इसके पास आएगा जब ये प्रोटॉन यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ लेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देगा जी, ऑक्सीजन को। याद रहे कि इस ऑक्सीजन के ऊपर अभी एक लोन पेयर बाकी है जी। स्टूडेंट्स अगले स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं और अगला स्टेप है हमारा हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोनाइल ग्रुप था वो प्रोटोनेशन के बाद इवेंचुअली इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो चुका है। अब बारी है उसके दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। ये जो दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़े हुए प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करेगा और उसको अपने साथ अटैच कर लेगा, राइट। और जब प्रोटॉन यहां से निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे जाएगा, डेफिनेटली वो इस ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे जाएगा। नतीजतन उसका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखिए ये चार्ज क्यों आया था, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बोनाइल ग्रुप को डोनेट कर दिया था। अब वही वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास वापस आ गया है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और यहां से ये प्रोटॉन किसके साथ जुड़ चुका है, ऑक्सीजन के साथ। कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। अब जरा गौर से देखिए कि ये जो OH ग्रुप था ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। और वाटर आप जानते हैं एक बहुत ही बेहतरीन लीविंग ग्रुप है, इट्स अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके सबस्ट्रेट से डिपार्ट हो जाता है, चला जाता है। तो अगले स्टेप में होनी है यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ वाटर एज वेल एज हाइड्रोजन आयन। जरा देखिएगा ये जो हाइड्रोक्सिल अभी अभी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद चेंज हुआ था वाटर में, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। इसको हमने इस तरह से, ये -H2, इसका मतलब है कि इस सबस्ट्रेट से वाटर क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया। देखिए
इस बॉन्ड के ब्रेक होने से कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। उसके बॉन्ड कितने रह जाएंगे? 3। हालांकि कार्बन बॉन्ड बनाता कितने हैं? 4। तो उसको अपना चौथा बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है, और उसकी ये ज़रूरत पूरी कौन करता है? उसकी ये ज़रूरत पूरी करता है ये ऑक्सीजन। कैसे? ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर लेता है, ठीक है, और वो वाला बॉन्ड किसके साथ बना लेता है? इस कार्बन के साथ। तो कार्बन के बॉन्ड फिर से कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ बेटा, यहां से लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी हो जाएगी, इसके बॉन्ड 3 रह जाएंगे। तो इसका चौथा बॉन्ड मुकम्मल करने के लिए ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और उस बॉन्ड को किसके साथ बना लेगा? कार्बन के साथ। तो एक बॉन्ड ऑलरेडी था, एक बॉन्ड और बना लिया, तो इन दोनों में डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ से वाटर जा चुका है और यहाँ से H पॉजिटिव आयन भी जा चुका है। तो इवेंचुअली हमारे पास क्या बन जाता है? ईस्टर बन जाता है। ऑलराइट बच्चों, इस पर्टिकुलर ईस्टर का क्या नाम होगा? इसका नाम होगा जी इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट। एसिटिक एसिड को एथानॉल से मिलाया तो क्या बन गया? इथाइल एसीटेट। अब आपने याद रखना है कि ईस्टर्स जो हैं उनको फ्लेवर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। कौन से ईस्टर को किस फ्लेवर के तौर पे यूज़ किया जाता है, ये सवाल MCQs में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो दैट विल बी द टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।